नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। पप्पा, आपसे कितनी बार कहा है कि जो सामान जहाँ से लो वहीं रख दिया करो। ये आपका घर नहीं है जहाँ कोई भी चीज़ इधर उधर पड़ी रहे और कोई कुछ ना कहे। ये गिलास यहाँ टेबल पर क्या कर रहा है? इसे किचन के कबर्ड में रख दो। अभी थोड़ी देर में आरती ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे फैला हुआ घर ज़रा भी पसंद नहीं। और आप ये अखबार, किताब, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा लीजिए। हॉल स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ तक मैं आरती के लिए कॉफ़ी रख कर आता हूँ। वो ऑफिस से आती ही होगी। और प्लीज़ मेरा काम मत बढ़ाओ, समझे? गुस्से में नितिन अपने पिता विपुल जी से कहता हुआ किचन में चला गया। फिर विपुल जी उदास मन से अपनी पत्नी मनीषा जी की तरफ देखने लगे। तब मनीषा जी ने स्माइल के साथ उन्हें चुप रहने का इशारा किया। विपुल जी का अभी थोड़े दिनों पहले ही घुटने का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन कराने के बाद वो थोड़े परेशान थे। बेटी के बुलाने पर खुशी खुशी शहर आ गए थे ताकि अच्छे अस्पताल में उनका इलाज हो सके। अभी इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने थोड़ी दवाइयाँ दी थी जो समय पे लेनी थी। मनीषा जी तब बात को बदलते हुए रूम साफ करने लगी और धीरे से विपुल जी से कहा, कहीं कुछ कर रहा होगा इसलिए थका होगा। थकान होने की वजह से आप पर गुस्सा कर रहा है। और इस तरह से सब फैला हुआ देखकर आरती कल की तरह फिर से गुस्सा करेगी। लाओ ये गिलास मैं अंदर रख देती हूँ। किचन में जाकर मनीषा जी ने अपने बेटे से बहुत ही प्यार से कहा कि नितिन, तेरे पप्पा और मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे। ठंडा मौसम हो रहा है, मुझे और तेरे पप्पा को चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, तो हम दोनों के लिए 2 कप चाय बना देगा। तू तो कॉफ़ी पीता है, लेकिन हम दोनों को कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, तो हम दोनों के लिए चाय बना दे। तो नितिन गुस्से से बोला, अरे मम्मी, अभी थोड़ी देर पहले तो आप दोनों ने चाय पी थी, अब फिर से चाय पीनी है? जरा इन सब आदतों पर कंट्रोल रखना सीखो। बार बार क्या चाय पीनी है, खाना खाना है? यहाँ आकर आप लोग कुछ ज़्यादा ही खा रहे हो और सारा दिन चाय पीते रहते हो। बेटे नितिन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मनीषा जी स्तब्ध रह गईं। वो तो अपने बेटे के घर को अपना घर समझ रही थी, इसलिए तो आए थे यहाँ। लेकिन यहाँ आकर तो उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं, वो लोग तो यहाँ सिर्फ मेहमान हैं। उन्हें 2 वक्त का खाना और चाय भी माप माप कर दी जाती थी। नितिन तो अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला गया, लेकिन मनीषा जी उदास हो गई। तो विपुल जी बोले, रहने दो मनीषा, मुझे चाय नहीं पीनी। हमारे गाँव के घर में जब चाय की तलब लगती थी तो चाय बनाकर पी लेते थे, जो दिल करता है वो खा लेते थे। लेकिन यहाँ बेटे के घर में तो हर चीज़ के लिए उसका मुंह देखना पड़ता है। अपनी मर्जी से हम कुछ खा पी नहीं सकते। क्यों जानती हो? क्योंकि ये अपना घर नहीं है। हमारे घर पर तो उसका पूरा अधिकार है, लेकिन बेटे के घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तो मुझे उससे सोच समझ कर बात करनी पड़ती है, जैसे मैं नहीं पर वो मेरा बाप हो। बेचारी मनीषा जी सिर झुकाए वहीं खड़ी रहीं और सोचने लगी, मजबूरी में यहाँ आए थे, अपने पति के साथ गांव में अच्छे से रहती थी। अचानक विपुल जी की तबीयत खराब होने लगी और उनके घुटने गेंद की तरह फूल गए। चलने फिरने में भी तकलीफ होने लगी थी, यहाँ तक कि रोजाना की दिनचर्या भी वो अकेले कर नहीं सकते थे। गांव के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दवाओं से कोई खास आराम नहीं हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि आपको शहर जाकर इनका ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इलाज की दूसरी कोई सुविधा नहीं है। मनीषा जी जैसे तैसे विपुल जी को शहर ले आई और डॉक्टर को दिखाया। एक दिन जब वो डॉक्टर के पास बैठे थे तो नितिन ने कहा, मम्मी, आपके पास इलाज के लिए पैसे तो है ना? तो ही मैं आगे बात करूं, नहीं तो देख लो। नितिन के ऐसा पूछने से मनीषा जी अंदर से टूट गई। फिर नितिन ने जो कहा उन्होंने चुपचाप सुन लिया। अपने आंसुओं को आंखों में रोककर उन्होंने बेटे के हाथ में खेती बाड़ी से आए हुए सारे रुपए दे दिए। तब जाकर उसने डॉक्टर से बात की और इलाज शुरू करवाया था। मनीषा जी यहाँ खुश नहीं थी, लेकिन पति की तबीयत की वजह से वो कुछ कहती नहीं थी। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर विपुल जी कहने लगे, मनीषा, यहाँ से चलो, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। यहाँ मेरा जी घबराता है, मुझे यहाँ ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। ये बात तुम कब समझोगी? मनीषा जी अपने आप को संभालते हुए बोली, आप चुपचाप सो जाओ। अब ये आपकी इतनी सारी दवाइयाँ मेरे जैसी अनपढ़ औरत को कैसे समझ आएगी? कौन सी दवा है, कब देनी है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा।
अब जिस तरह से भी बेटे बहू रखेंगे हम रह लेंगे। इलाज पूरा होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मनीषा जी ने अपने पति को दिलासा दिया। थोड़ी देर में आरती ऑफिस से आ गई। वो बहुत ही अभिमानी और गर्म मिजाज की महिला थी, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह थी ना अपने घर की। उसके आते ही नितिन ने उसे कॉफी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। लेकिन आरती ने एक बार भी अपने सास ससुर का हालचाल भी नहीं पूछा। यहाँ मनीषा जी की डायबिटीज की दवाइयाँ भी खत्म होने को थी। उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो गई थी और अभी तक खाना बना नहीं था। उन्हें भूख लगी थी। बहू के रसोई घर में सिर्फ बहू की मर्जी से ही कोई आ सकता था, जा सकता था, लेकिन अब मनीषा जी से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उनसे रहा नहीं गया और वो रसोई घर में चली गई और ब्रेड सेकने लगी। तभी आरती रसोई घर में आई और गुस्से में मनीषा जी का हाथ तवे के ऊपर दबाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में पैर रखने की? अपने गंदे कपड़े और गंदे हाथों से मेरे बर्तनों को क्यों छुआ? कहा था आपके बेटे से कि इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ, लेकिन पता नहीं वो अपना कौन सा कर्ज उतारना चाहता है। लेकिन मैंने आपका कुछ खाया नहीं है, तो निकलो मेरे किचन में से, और खबरदार जो दोबारा किचन में आए तो। मनीषा जी जलन होने की वजह से चीख उठी और कहने लगी, आरती मुझ पर ऐसा जुल्म मत कर, मुझे बहुत भूख लगी थी और दवाइयाँ भी खत्म हो गई थी। अब तू ही बता, मैं अपने बेटे के घर में एक ब्रेड सेक कर भी नहीं खा सकती? इतना भी अधिकार नहीं है मेरा? आरती गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, नहीं, कोई अधिकार नहीं है। अब वो सिर्फ मेरा पति है और भूख लगी है तो किसी पड़ोसी से भीख मांगो और आप मेरे किचन में से बाहर जाओ, नहीं तो मैं दूसरा हाथ भी जला दूंगी। ज्यादा दिमाग खराब किया तो चूल्हे पर ही बिठा दूंगी। मेरा पूरा किचन बदबूदार कर दिया। इतना कहते हुए आरती ने मनीषा जी को किचन में से बाहर निकाल दिया। ऐसा तो उनके साथ यहाँ कितनी बार होता ही रहता था। हद तो तब हो गई थी जब नितिन काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और यहाँ आरती ने लगभग 3 दिनों के लिए किचन में ताला लगा दिया था। एक दिन वो सो रही थी। मनीषा जी तो अभी अपनी भूख बर्दाश्त कर ले रही थी, लेकिन विपुल जी की तकलीफ उनसे देखी नहीं गई। हार के वो अपने पड़ोसी के दरवाजे पर गई और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, अरे कौन है? इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे हो? अगर दरवाजा टूट गया तो उसके पैसे आप भरोगे? रुको जरा, आ रही हूँ। मनीषा जी लगातार दरवाजा खटखटाए जा रही थी और इधर उधर नजर फेर रही थी, जैसे कि सबसे छुपकर पड़ोसी का दरवाजा खटखटा रही हो। जैसे ही दरवाजा खुला, अरे बेटा रीमा, तूने खाना खा लिया? तू तो रोज बाहर से खाना मंगवाती है और पता नहीं कितना खाना आता होगा। लेकिन बेटा, अगर तू बुरा ना माने तो जब भी तू खाना पूरा ना खा सके तो क्या वो तू मुझे दे देगी? तेरा बहुत उपकार होगा। हाँ, बस एक विनती है, इस बात का पता मेरे बेटे और बहू को मत चलने देना, नहीं तो वो दोनों बहुत ही नाराज हो जाएंगे। बेटा, कुछ खाना बचा हो तो दे दे, भगवान तेरा भला करेंगे। मनीषा जी अपनी पड़ोसन रीमा से कहने लगी। रीमा मुंह बिगाड़ कर बोली, क्या आंटी, आपको समझ में नहीं आता कि एक बार खटखटाना और अगर कोई दरवाजा ना खोले तो बार बार नहीं खटखटाना चाहिए? ये टूट गया तो क्या आपका बेटा ठीक करा देगा? और ये क्या आप रोज रोज भिखारी की तरह कभी मेरे यहाँ कभी किसी और के दरवाजे पर खाना मांगने चली आती हो? मैंने देखा है बाजू वाली चाची के पास भी आप कुछ न कुछ मांगने चली जाती हैं। क्या आपका बेटा और बहू आपका ध्यान नहीं रखते? और अगर नहीं रखते तो आप दोनों वापस अपने गांव क्यों नहीं चले जाते? क्यों रहते उनके साथ? आरती भाभी और नितिन भाई यूं तो बहुत ठाठ से घूमते हैं, अपने माँ बाप को खाना भी नहीं देते क्या? मनीषा जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बेटा हमारा बहुत ध्यान रखता है, पर तू ये बात उनसे मत पूछना। आज के बाद मैं तेरे दरवाजे पर कुछ भी मांगने नहीं आऊंगी। खुश रहे। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मनीषा जी, जो अपने जीवन में इतने दुख सहन करके भी अपने बेटे और बहू के साथ रह रही थी, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी इतने दुखों से भर जाएगी। बेटा था जो अपनी माँ और बहन की परवाह तो करता था, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत ही डरता था। एक बेटी थी जो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभा रही थी। उसे अपने दुख बताकर दुखी करना नहीं चाहते थे, इसलिए तो जब भी बहू खाने को नहीं देती थी तो आस पड़ोस के बैचलर लड़कों के पास जाकर बचा हुआ खाना मांगने चली जाती थी। लेकिन आज तो खाली हाथ ही आना पड़ा। जैसे ही विपुल जी की नज़र उन पर पड़ी, उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुमने खाना नहीं बनाया? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मनीषा जी रोने लगी और बोली, जी रोने लगी, सच ही कहा था आपने कि
पिता के घर पर बच्चों का अधिकार होता है, लेकिन बेटे के घर पर माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होता। आप अभी रुको, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में गई और कल रात की रोटी उसके साथ थोड़ा सा अचार लगाकर विपुल जी को खिलाया और दवा देकर उन्हें सुला दिया और वापस आकर अपना काम करने लगी। मनीषा जी बर्तन धो रही थी कि तभी फोन की रिंग बजी। यहाँ वहाँ नजर फेरी तो देखा तो कोई नहीं था, तो उन्होंने फोन उठा लिया। सामने से बेटी का आवाज आया, मम्मी कैसी हो, क्या कर रहे थे? मनीषा जी अपने आंसुओं को अपने कलेजे में दबाकर बोली, बस बेटा खजूर खा रही थी। तेरे भाई और भाभी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, तू यहाँ की चिंता मत करना। उनकी आवाज़ सुनकर आरती की नींद बिगड़ी और वो चिल्लाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की? थोड़े दिन पहले ही किचन को हाथ लगाया था, तो याद है ना क्या हुआ था? और आप बताओ कि आपके साथ क्या करूं? घर के काम आपसे होते नहीं है और मुझसे पूछे बिना फ़ोन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मनीषा जी ने तुरंत ही फ़ोन रख दिया, ये सोचकर कि कहीं बेटी को सारी सच्चाई पता न चल जाए जो आज तक उन्होंने छुपा रखी थी। लेकिन बेटी को जो सुनना था वो उसने सुन लिया था। मनीषा जी ने कहा, बेटा तेरी ननद रितु का फ़ोन था, वो हालचाल पूछ रही थी, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं, मेरा यकीन कर। आरती ने कहा, नहीं बताया है, उसी में भलाई है, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपके कर्मों की सज़ा आपके बीमार पति को भुगतनी पड़े। आप बहुत जिद्दी हो गई हैं, एक बार सज़ा मिलने पर भी आपको कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? पूरा आंगन पत्तियों से भरा हुआ है, उसे कौन साफ करेगा? खुद तो खा पी के पड़े रहते हो, एक आंगन भी साफ नहीं कर सकते। अब जाओ और काम करो। इतना कहकर आरती अपने कमरे में चली गई। करीबन 2 दिन के बाद मनीषा जी थक कर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर रही थी और यहाँ आरती अपने ऑफिस का सारा काम पूरा करके अब अपने रूम में आराम कर रही थी। इतनी देर में बाहर से डोरबेल बजने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही नितिन ने कहा, संडे के दिन कौन आया होगा? आरती बोली, होगा कोई आपका सगा संबंधी। मैनर्स तो है ही नहीं कि छुट्टी के दिन किसी के घर नहीं जाना चाहिए। 1 मिनट मुझे आराम नहीं मिलता। ये सिर्फ एक रविवार ही है जब मैं थोड़ा आराम करने का सोचती हूँ, लेकिन सब ने मेरा जीना हराम कर रखा है। घर में बैठे हुए मेरे सास ससुर कम थे कि अब कोई नया मेहमान आ गया। ऐसा बड़बड़ाते हुए आरती दरवाज़ा खोलने गई। बहू के डर से विपुल जी और मनीषा जी चुपचाप खड़े होकर देखने लगे कि कौन आया होगा। कोई तो नया चेहरा देखने को मिले, कोई तो उनके साथ बात करे। घर में बेटे और बहू को उनके साथ बात करने का समय ही नहीं था। जब भी बोलते तो कड़वा ही बोलते, लेकिन दरवाजे पर कोई उतावला ही खड़ा था। तभी तो डोर बेल पर उंगली रखकर हटाना शायद भूल गया था। यहाँ विपुल जी और मनीषा जी भी दरवाजे पर नजर गड़ाए बैठे थे। तब गुस्से में आरती दरवाजा खोलने गई और देखे बिना ही बोली, कौन है? जरा भी राह नहीं देख सकते? कब से डोरबेल बजाए जा रहे हो? जैसे ही आरती ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद रितु को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। मन में सोचने लगी, ऐसा सोचा था कि सारा दिन घर में आराम करूंगी, लेकिन अब तो हो चुका आराम। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि वो रितु को देखकर खुश हुई हो, या तो उसके लिए कुछ किया हो, या तो उसे प्यार से गले लगाया हो। अरे रितु बहन, आ गई तुम? मैं इनसे कह ही रही थी कि कोई आपका अपना ही होगा जो इतनी देर से डोरबेल बजा रहा है। अरे हाँ, आपके यहाँ तो दरवाज़ा खटखटाया जाता है, आपके घर में तो डोरबेल है ही नहीं, इसलिए आपकी मम्मी की भी यही आदत है। शायद आपको पता नहीं कि डोरबेल बजाने के बाद कमरे में बहुत तेज़ आवाज़ आती है। हाँ चलो, ऐसा कहकर आरती अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते वक्त पति को अंदर आने का इशारा किया और बोली, देख लिया कौन आया है? अब जाओ और जाकर इन्हें हैंडल करो, जीना हराम कर रखा है। पहले तुम्हारे माँ बाप के रूप में तलवार मेरे सर पर लटक रही थी और अब चलते फिरते ऐसे ऐसे लोग घर में आ जा रहे हैं। नितिन ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? कल को अगर हमें रितु के घर जाना हुआ तो क्या वो भी हमें ऐसी नज़रों से देखेगी? और तुम तो जानती हो पापा अपने पैसों से अपना इलाज करवा रहे हैं। यहाँ तक कि जब से वो इस घर में आए हैं मैं घर के खर्च के पैसे भी उनकी जेब से निकलवाता हूँ, तो भी तुम नाराज़ रहती हो। हर लड़की की तरह उसे भी अपने माँ बाप की याद आती होगी। अब पियर में तो माँ बाप है नहीं, तो यहाँ आ गई। तुम टेंशन मत लो, वो जल्दी चली जाएगी। नितिन अपनी पत्नी को समझा रहा था। आरती गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, पियर की इतनी आदत है तो अपने माँ बाप को अपने घर क्यों नहीं ले जाती? भाई भाभी के घर क्यों आ जाती है? कभी भी कुछ देने नहीं आती।
बस लेने आ जाती है, जब देखो तब मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। नितिन ने कहा कि रितु आई है तो खुश होने के बदले ऐसी ऊट पटांग बातें कर रही हो। तो मुंह बिगाड़कर बोली, रितु होगी आपकी सगी, पर मेरी नहीं। मेरा रविवार बर्बाद करने का हक उसे किसने दिया? पता नहीं उसे क्या मिलता है, जब भी आती है तो रविवार ही को आती है। अब यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ उसके पास, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। ध्यान रखना, मुझे परेशान मत करना। तो नितिन ने कहा, अरे आराम करना है तो कर लो, किसने ना कहा है, लेकिन प्लीज़ तुम थोड़ी देर उसके पास बैठ जाओ, नहीं तो उसे शक हो जाएगा कि तुम मम्मी और पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, और यूं भी घर आए हुए मेहमान के साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं करता है। चलो मेरे खातिर प्लीज़। आरती ने कहा कि तुम्हारी बहन है तो तुम खुद ही चाय नाश्ता करवा दो। मैं तो कहती हूँ सारा घर उसके नाम लिखवा दो, और साथ में अपने माँ बाप को भी उसके साथ भेज देना। कुछ काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। सारा दिन बस घर में बैठे बैठे आराम करते रहते हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। जो यहाँ से, और मुझे आराम करने दो, और जल्दी से अपनी बहन को यहाँ से चलती करो। इतना कहकर वो मुंह फेर कर सो गई। उसका ऐसा रूप देखकर नितिन को भी चुप रहना ठीक लगा, और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। रितु को बैठा हुआ देखकर नितिन उसके पास गया और बोला, कैसी हो रितु? अकेले आई हो? गुड़िया को भी साथ में ले आना था ना। और ये क्या, जीजा जी भी साथ में नहीं आए? आए होते तो कितना अच्छा लगता। तब पीछे से मनीषा जी बोली, बेटा इसका अकेले आना ही आरती को पसंद नहीं, और तू पूरे परिवार को बुलाना चाहता है। क्यों हमारे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता है? तेरे बूढ़े माँ बाप को 2 वक्त का खाना देने में तुम लोगों को तकलीफ होती है, तो अपनी बहन और उसके परिवार को खाना खिला सकोगे? तिरछी नज़र से नितिन ने अपनी माँ की तरफ घूर के देखा और आंखों में चुप रहने का इशारा किया, और पीछे घूम के अपने कमरे की तरफ देखा। फिर बोला, मम्मी क्यों बैठे बैठे मुसीबत को गले लगा रही हो? जानती हूँ ना अपनी बहू को, फिर भी पप्पा का इलाज करवाने के लिए यहाँ आए हो तो वो करवा लो और शांति से चले जाओ, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। बेटे की बात सुनकर विपुल जी ने अपनी पत्नी से कहा, नितिन सच कह रहा है, ये हमारा घर नहीं है। शायद तुम भूल रही हो कि हम यहाँ मेहमान हैं। पिता की बात सुनकर नितिन ने कहा, होगा छोड़ो, अब इन बातों को, दुख भरी बातों को तो आप लोगों खत्म करते ही नहीं हो। दूसरा कहो रितु, घर में सब कैसे हैं? रितु ने कहा, घर में सब ठीक है भाई, तुम बताओ तुम कैसे हो, और मम्मी आप कैसी हैं? नितिन ने कहा, मैं कैसा होऊंगा, जब घर में दिन रात कलेश होता रहेगा और बीमार इंसान को दिन रात देखता रहूंगा तो मन कितना अच्छा रहेगा, ये तो तुम समझ सकती हो ना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। रितु चुप हो गई और कुछ बोली नहीं। वो जानती थी कि उसका आना उसके भाई भाभी को पसंद नहीं, लेकिन माँ बाप का प्यार उसे वहाँ खींच लाया था। उसी मोह में बंधी हुई थी, इसीलिए तो महीने में एक बार जरूर अपनी माँ से मिलने आ जाती थी। पहले मम्मी पापा गांव में रहते थे तो उसे सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन भाई इस शहर में रहता था, इसलिए इच्छा ना होने के बावजूद भी आ जाया करती थी। मनीषा जी की आंख में आंसू के साथ अपनी बेटी के गाल को स्पर्श करते हुए बोली, बेटा इन्हें तो हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं, तो फिर तुम क्यों बार बार हमसे मिलने आ जाती हो? जानती हो ना अपने भाई और भाभी को, ये तेरा पियर नहीं है, इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये घर तेरे भाई और भाभी का है। कहते कहते मनीषा जी रोने लगी और विपुल जी उन्हें हिम्मत देने लगे। अचानक से रितु की नज़र अपनी मम्मी के जले हुए हाथ पर पड़ी, तो वो बोली, मम्मी आपके हाथ को क्या हुआ? कैसे जल गया, या फिर किसी ने जला दिया? मुझे बताओ मम्मी, ये कैसे हुआ? जैसे ही रितु ने उनके हाथ को छुआ तो मनीषा जी की चीख निकल गई। अब क्या कहूँ बेटा, बहू आराम कर रही थी और मैं रोटी बना रही थी, शायद तभी जल गया होगा। रितु ने अपनी मम्मी का हाथ अपने माथे पे रखा और बोली, मम्मी तुम्हें मेरी कसम में सच बोलो, कैसे जली तुम? और यूं भी तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, क्योंकि उस दिन फ़ोन रखने से पहले मैंने भाभी की कड़वी बातें सुन ली थी, तब से ही यहाँ आने का सोच लिया था, लेकिन तुम्हारे मुंह से हकीकत जानना चाहती हूँ। कहो ना मम्मी, क्या हुआ? मनीषा जी रोते रोते धीरे से बोली, अपने भाई से मत बताना, बेकार में मेरे लिए कलेश कर बैठेगा, बुढ़ापे में ये पेट ना जाने क्या क्या करवाएगा। मनीषा जी ने अपनी और अपने पति की आप बीती सुनाई। माँ की दर्द भरी बातें सुनकर रितु की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने बैग में से दवा निकाली और मनीषा जी के जले हुए हाथ पे लगाते हुए बोली, मम्मी ये रख लो और लगाते रहना तो ठीक हो जाएगा।
कितनी बार कहा है कि मेरे साथ चलो, वहीं रहना, पप्पा का इलाज वहाँ भी तो हो सकता है ना। तो मनीषा जी ने कहा, नहीं बेटा, बेटे के ससुराल में पिता का रहना अच्छा नहीं लगता। जब बेटे का घर अपना नहीं तो तेरे घर को हम अपना कैसे कह सकते हैं। शायद हमारी किस्मत में ये अपमान लिखा होगा। तो विपुल जी ने कहा, नहीं, हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। हम चाहें तो अपनी किस्मत से लड़ सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था मुझे इलाज के लिए यहाँ नहीं लाना, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आ गया। अब यह अपमान मुझसे सहन नहीं होता। रोज रोज जिल्लत की रोटी किसे अच्छी लगती है। अब कहो, अभी भी कहता हूँ कि चलो यहाँ से, ये हमारा घर नहीं है। रितु बोली, मम्मी याद है, एक वक्त था जब हमारे घर में भी अपनी बातें और हंसी गूंजती रहती थी। पप्पा रोज शाम को हमारे लिए नाश्ता ले आते थे और हम सब साथ में बैठकर खाते थे। पता नहीं कहाँ चला गया वो अपनापन और प्रेम। रहते रहते सारी पुरानी बातों को याद करने लगी। रितु बोली, याद है मम्मी, तुम्हारा तो बस एक ही सपना था कि भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उसके लिए तुमने कितनी मेहनत की थी, शायद भाई भूल गया। तुम तो सिर्फ इतना चाहती थी कि वो लायक बन जाए और पप्पा को आराम और तुम लोगों को इज्जत की जिंदगी दे सके। तो मनीषा जी बोली, हाँ याद है, मैं भी अड़ोस पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलकर थोड़े पैसे कमाकर अपने पति की मदद करती थी, लेकिन इन्हें ये बात पसंद नहीं थी। विपुल जी भी अपनी तकलीफ भूलकर बोले, अच्छा, इसलिए तुम मुझसे छुपा कर कपड़े सिलने का काम करती थी और तुमने मुझे कभी भी कुछ कहा नहीं। जानती हो रितु, अगर किसी का काम जरा सा भी बिगड़ जाता तो वो खड़े खड़े तेरी माँ को 4 बातें सुनाने लग जाते, तो मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता था। दिन रात वो सिलाई करती रहती और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को संभालने का काम भी उसने शुरू कर दिया था। मेरी आर्थिक मदद करना चाहती थी, तब 1 मिनट का भी उसे आराम नहीं मिलता था। बेटे को काबिल जो बनाना था, इसलिए तो वो खूब मेहनत करती थी और तू भी अपनी माँ की मदद करती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि जमाई और उसके मम्मी पापा ने कभी भी उसके लिए तुझे रोका नहीं। तब तो हम सब मिलकर घर संभालते थे। रितु ने कहा, हाँ पप्पा। फिर वो दिन आया जब नितिन पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। मम्मी को लगा कि उनकी सारी तपस्या सफल हो गई। अब बेटा लायक बन गया है तो शायद बुढ़ापा सुख से बीतेगा। लेकिन नौकरी के दरमियान उसकी मुलाकात आरती से हुई और वो उसे पसंद आ गई। थोड़े दिनों में दोनों ने शादी भी कर ली और हम लोगों को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या हम उसके अपने नहीं थे? कहते कहते रोने लगी। भाई की शादी की एक बहन को कितनी खुशी होती है, वो बता नहीं सकती। इसलिए रितु भी अब बहुत खुश थी, लेकिन आरती को रितु बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहाँ आरती और नितिन का अच्छा खासा 1 साल का पैकेज और कहाँ रितु और उसके पति के मध्य परिवार के लोग। कहीं से भी उन दोनों का कोई मेल नहीं था, जिसकी वजह से रितु ने भी एक शहर में रहने के बावजूद भाई के घर आना जाना धीरे धीरे कम कर दिया था। लेकिन माँ बाप की चिंता उसे खींच लाती थी। दूसरे दिन जब रितु उठी तो उसने देखा कि मनीषा जी झाड़ू लगा रही थी और आरती अपने पैरों में नेल पॉलिश लगा रही थी और मनीषा जी से कह रही थी कि आपकी बेटी को तो घर के कामकाज का पूरा अनुभव होगा, तो आज का काम उससे ही करवा लेना था ना। चलो रहने दो, बस आप इतना याद रखना, बेटा इतना कमाने लगा है तो उन रुपयों को देखकर अपनी हैसियत मत भूल जाना। झाड़ू लगाकर फिर जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाओ, मुझे ऑफिस जाना है। और हाँ, याद रखना, जो काम वाली के लिए अपने बेटे को उकसाया है, तो एक काम वाली के महीने का पगार क्या तुम्हारा पति देगा या तुम्हारी बेटी? अरे नहीं, वो तो यूं भी टीचर है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। नहीं तो ये सुनकर रितु गुस्से से चिल्लाकर बोली, नहीं तो क्या भाभी, ये तुम्हारा क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? अगर मम्मी पापा का यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं तो भाई से कहना था, क्यों बुलाया इन्हें? अचानक पीछे से रितु की आवाज़ सुनकर आरती अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, अरे रितु दीदी, अपने घर का काम करने में भला कैसी शर्म? तो रितु ने कहा, तो तुम कर लो। तुम भूलो मत, अगर माँ बाप की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है तो बेटे की संपत्ति पर भी माँ बाप का अधिकार होता है। उस हिसाब से अधिकार है उनका इस घर पर।
रितु कुछ और कहती, इससे पहले मनीषा जी ने उसे रोक लिया और बोली, बेटा जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, बस एक बार तेरे पापा का इलाज पूरा हो जाए, फिर हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। तू आरती की बातों का बुरा मत मानना, देखना एक दिन उसे भी समझ में आ जाएगा और वो भी अच्छी हो जाएगी। रितु बोली, मम्मी पता नहीं वो दिन कब आएगा और कब भाभी को अपनी भूल समझ आएगी, कब वो तुम्हें अपनी नौकरानी ना समझ के अपनी सास या माँ समझेंगी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी कमरे में जाकर अपने सुख दुख बांटने लगी। दिन बीतने लगे और आरती अपनी बर्थडे पार्टी की तैयारी करने लगी। उस पार्टी में बहुत सारे मेहमान आए थे। रितु के पति भी अपने परिवार के साथ आए थे और आरती के पियर से भी सब लोग आ गए थे। विपुल जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए वो लोग ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे और रोज भगवान से प्रार्थना करते कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और अपने घर जाएं। रितु वहीं थी, इसलिए भाई की खुशियों में शामिल होने के लिए घर को सजा रही थी। तब आरती वहां आई और बोली, ये तुम क्या कर रही हो? आरती के टोकने से रितु के हाथ वहीं रुक गए और वो बोली, भाभी आज इतना शुभ दिन है, तुम्हारा जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि शुरुआत दरवाजे से करूं। ये तोरण बहुत ही शुभ होता है, उसे दरवाजे पे लगाया जाता है, उससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मैं इन सब अंधविश्वास में नहीं मानती, तुम दरवाजे पर ये सारी ओल्ड फैशन वाली चीजें मत लगाओ, समझी? भगवान के लिए मेरे घर को खराब मत करो। और जहाँ तक घर में सुख शांति की बात है, वो तो तुम लोग जाओगे तो ही आएगी। बहू की बातों से जहाँ मनीषा जी दुखी हुई, वहीं रितु बहुत ही हैरान थी। उसके बावजूद भी सबके सामने हंसता चेहरा लिए अपने घर वालों के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर आरती ताने मारते हुए अपनी नंद रितु से कहने लगी, तुम्हें जो करना था अपने पियर में आकर वो कर चुकी हो। इस घर में मुझसे पूछे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों मम्मी जी, सच कह रही हूँ ना? अपनी बेटी को आप समझाओगी कि फिर मैं समझाऊं? बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मनीषा जी को डराने की कोशिश की। फिर रितु आगे आकर बोली, नहीं, किसी को कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं। कहते कहते रितु की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति चेतन की तरफ देखा तो चेतन ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। आज तक जो बात घर की चार दीवारी के अंदर थी, आज बाहर लोगों के सामने आ गई और सब अंदर अंदर बातें करने लगे। आरती ने गुस्से में अपनी नंद को बहुत कुछ सुना दिया था। जब ये बात नितिन को पता चली तो वो दोनों पति पत्नी वहीं सगे संबंधियों के सामने लड़ने लगे। ये सब देखकर रितु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने दोनों को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आरती ने उस पर ही आरोप लगाते हुए कहा, अब तो मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। मेरे घर की शांति भंग करके तुम्हारे मन को तो बहुत शांति मिली होगी। एक तो तुम्हारे बीमार माँ बाप को अपने पास रखती हूँ, तो फिर तुम लोग क्यों ऐसा करते हो? बेवजह मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। इतना कुछ सुनने के बाद चेतन ने रितु को घर चलने को कहा तो मनीषा जी हाथ जोड़कर बहू की तरफ से माफी मांगने लगी। चेतन ने अपनी सास का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं मम्मी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? घर की बहू ही समझदारी से काम ना ले तो आप कितने रिश्तों को बचाओगे? और मैं तो यही कहूँगा कि पप्पा को ले जाकर घर पे ही इलाज करवाओ और कहीं नहीं तो मेरे साथ हमारे घर चलो। आप भी मेरे माता पिता ही हो, हमारे घर में बड़ों की ज़रूरत है। मैंने कभी आपको अपने माता पिता से कम नहीं समझा। जब बेटा आपकी इज्जत संभाल नहीं सकता तो आप इस घर में क्यों रहते हो? तभी आरती आई और बोली, जीजा जी, आपको हमारे घर में दखल अंदाजी करने का हक किसने दिया? यहाँ आने के लिए आमंत्रण किया है तो आप तो सर पर ही चढ़ने लगे। अपनी पत्नी को लो और निकल जाओ इस घर से, वही आपके लिए अच्छा होगा। आरती का इतना कहना था कि विपुल जी और मनीषा जी के सब्र का बांध टूट गया। मनीषा जी आगे आईं और आरती के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया और बोली, बेशरम लड़की, ना तो तू अपने माँ बाप का मान रखती है ना अपने सास ससुर का, और अब हमारे जमाई पर लांछन लगाने लगी, उनका अपमान करने लगी है। ये अधिकार तुझे किसने दे दिया? जिस दिन मैं अपने पे आ गई ना, तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ये घर जिसमें तू इतने रुआब से रहती है ना, क्या कभी तूने अपने पति से पूछा है अपने पति से कि वो घर उसने किसके दम पर खरीदा है? ये घर खरीदने के लिए सारे रुपए मेरे पति ने दिए थे। पूछ अपने पति से। आज हमारे दिए हुए सारे रुपए लौटा दे, या तो इस घर से बाहर निकल।
हम तो इस घर में नहीं रहेंगे, लेकिन तुझे भी अब इस घर में नहीं रहने देंगे। नितिन चारों तरफ देखने लगा और मनीषा जी को समझाने लगा। तब विपुल जी सामने आए और बोले, नहीं, अब समझने और समझाने का समय बीत गया है। तू इस लायक है ही नहीं कि हमारी छत्र छाया के नीचे रह सके। हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, गांव जाकर अपना इलाज करवा लेंगे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो यहाँ से दवा भिजवा देंगे। लेकिन इस घर में अब हम तुम्हें भी नहीं रहने देंगे। हमारी सारी संपत्ति हम दान में दे देंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे नालायक बहू बेटे को कुछ भी नहीं देंगे। सुन लो सब। और आप आरती के माता पिता हो। आपकी बेटी ने ना तो हमें कभी मान सम्मान दिया है और ना तो कभी प्रेम से 2 वक्त का खाना दिया है, तो फिर क्यों हम अपनी संपत्ति उसे दें? पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार है, लेकिन बेटे के घर पर माँ बाप का अधिकार नहीं है। चलो मनीषा, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। रितु, तू भी अपने घर चली जा। कल हम भी चले जाएंगे और दोबारा यहाँ कभी मत आना। अगर तुझे आना ही है तो अपने पियर आना। नितिन अपने पिता के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। तब विपुल जी ने उसे एक थप्पड़ मारा और बोले, मेरे पैसों से ही तू मेरा इलाज कर रहा था ना, तो अपना इलाज तो मैं गांव में रहकर भी करवा सकता हूँ ना। संभाल अपनी बिगड़ी हुई पत्नी को और रह जहाँ रहना हो वहाँ, लेकिन मेरे घर से निकल और मेरा घर खाली कर, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। क्योंकि तू घर लेने गया था तो उस पर मेरे ही दस्तखत करवाए थे, जिससे तुझे ज़्यादा टैक्स न देना पड़े, और उस हिसाब से मेरे सारे पैसे तुझे वापस करने पड़ेंगे। चल। इतना कहकर विपुल जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और लंगड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन जमाई ने सास ससुर की ट्रेन की टिकट करवा दी और मान सम्मान के साथ उन्हें ट्रेन में बैठा दिया। दोनों खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगे। यहाँ नितिन और आरती को इच्छा ना होने के बावजूद भी वो घर खाली करना पड़ा, क्योंकि नितिन के एक पहचान वाले वकील को विपुल जी ने सब कुछ देख रेख करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। यहाँ आरती और नितिन बहुत परेशान थे। आखिर वो दिन आ ही गया जब अपने घमंड का टोकरा उठाकर आरती को वो घर खाली करना पड़ा। फिर क्या था, दर बदर भटकना पड़ा। आरती के माता पिता ने भी उन्हें आसरा नहीं दिया, ये कहकर कि जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकते, उन्हें मान सम्मान नहीं दे सकते, वो हमारे घर में रहने के लायक नहीं। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी अपनी बहू भी हमसे नाराज रहती है। ये तो अच्छा है कि वो तेरे जैसी नहीं है, इसलिए अब हमसे कोई उम्मीद मत रखना, और जैसा तूने बोया है वैसा ही तुझे काटना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।